सुनील जी, मेरे ख्याल से रामदेव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। बताइए, कौन सी ऐसी 3 अहम चीजें देखते हैं आप किसी कंपनी में ताकि वो मल्टी बैगर बने 10 या 12 साल में? Okay. Am I audible? जी हाँ, रामदेव Can you जी, hear me? आपकी आवाज सही आ रही है। Okay. So मैं डिस्कशन सुन रहा था। So जो EPS और P ऑलवेज शेयर प्राइस दो चीजें बनती है, EPS एंड P। तो आप दोनों में चेंज जब साथ साथ आते हैं तो जाके मल्टी बैगर बन जाता है। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है पीछे, उसमें जब कोई हिसाब से, जैसे हमको कोई कैलकुलेशन हो, जैसे 2003 में मैं भारती खरीदा था 23 रुपए में, तो उस समय मुझे लगता था कि उसकी अर्निंग्स जो है वो करीब मेरे हिसाब से करीब फ्रॉम नो प्रॉफिट आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट ऑफ अबाउट 8-9,000 करोड़ इन नेक्स्ट 4-5 years। समहाउ कोई कारण से मेरे को समझ में आ गई बात, और पूरा कंपनी मिलता था 4-5 हजार करोड़ में। तो अगले 3 साल के अंदर, इनफैक्ट लेस देन 3 साल में, कंपनी हो गई 50 गुना। तो क्या होता है, व्हेन कभी कभी आपको ऐसा इंसाइट मिलता है तो वो अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मल्टीबैगर बनते हैं उनमें अर्निंग्स एक्सप्लोजन बहुत जोर से होता है। कोई भी छोटी कंपनी जो कि इग्नोरेंट, विच इज नॉट नोन इन द मार्केट, जिसके बारे में किसी को समझ नहीं है, जिसकी कहानी किसी को मालूम नहीं, और वहां पर आपको दिखता है कि अर्निंग्स मल्टीपल टाइम्स होने वाला है, तो वहीं पर आपका मल्टीबैगर बनता है। तो ये एक चीज देखा मैं कि जहां पर पी रीरेटिंग हो जाए और अर्निंग्स में एक्सप्लोज होना है, ये एक ऐसा सिचुएशन सोचना अपने आप में एक कला भी है और लक की भी बात है। तो लक की बात आप करें अग्रवाल साहब, तो थोड़ी देर पहले राकेश झुनझुनवाला साहब हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जो उन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है उसमें लगभग 50% हिस्सा लक का भी है। आपसे कनेक्शन जरा थोड़ा वीक है, तो पहले प्रश्न आपसे ही ले लेते हैं। रामदेव जी, ये बताइए, कौन सी ऐसी 2 या 3 चीजें थी जो आपने अथक मेहनत करी हो, बहुत जबरदस्त पढ़ाई भी की हो, ट्रैक भी अच्छी तरीके से किया हो कंपनी को, लेकिन उसने ऐसे रिटर्न दिए जिसकी आपको आशंका थी? एक बार फिर बोलेंगे आप? रामदेव जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी 3 या 4 चीजें थी कॉमन में जो आपने बहुत मेहनत करी पढ़ने में, रिसर्च करने में, लेकिन कंपनी ने उतना रिटर्न नहीं दिया जितनी आपको आशंका थी? देखिए, एक तो है कि मैनेजमेंट जब गलत हो जाता है, आप ऐसा बेसिकली इन्वेस्टिंग में होता क्या है, आप अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट एक रीजनेबल दाम में खरीदते हैं। ये ट्रायंगल है, अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट एंड रीजनेबल प्राइस। तो ये तीनों चीज में कॉम्बिनेशन में कोई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। कोई चीज गलत हो जाए और मेरे ख्याल से दोबारा रामदेव साहब का लिंक जो है वो थोड़ा डाउन हो गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़ते हैं मधु जी से। मधु जी, आपने भी पिछले 3 दशक से बहुत शानदार इन्वेस्टिंग करी, अथक मेहनत करी। ऐसा हो नहीं सकता कि जितनी कोशिश आप एक मल्टी बैगर ढूंढने में करते हैं उतनी मेहनत आप दूसरे में ना करें। फिर भी कौन सी ऐसी चीजें थी जो काम नहीं करी और क्यों? कि आप रामदेव जी है? जी बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से जी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कभी तो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं और कभी आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं, पर आप उनको असेस नहीं कर पाते हो। तो एक जो चीज इनवेरिएबली मेरे साथ भी जो रॉन्ग हुई है, या मैंने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ रॉन्ग हुई है ना, वो है असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अभी असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट का शैलेंद्र भाई 2-3 पहलू है। एक तो जो आदमी आपने जिसको असेस किया वो कंप्लीट फ्रॉड ही निकल गया, तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जो आपके कंप्लीट कंट्रोल में नहीं होता है। और आपने देखा बहुत सारी कंपनियां पिछले 10 साल में वो उसके थ्रू भी जा चुकी है, जहाँ के मैनेजमेंट ने जो आपको असेस किया
वो कंप्लीटली डिफरेंट हुआ। दूसरा है, एक मैनेजमेंट जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और वो फिर कैपिटल एलोकेशन को इतना ज्यादा मिस एलोकेट कर देता है अपने रिसोर्सेस को, चाहे वो मैनेजमेंट का बैंडविड्थ हो और या फिर उनको कैपिटल लगाना हो। तो एक धंधा आपने चालू किया, मैंने आपको एक धंधा लगाने के लिए पैसा दिया, आप जैसे जैसे सक्सेसफुल होते गए आपने 10 और बिजनेस लगा लिए, तो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ उतनी ज्यादा बढ़ गई और प्लस आपने कैपिटल एलोकेशन को जो आपको एक काम के लिए मिला था आपको उसने 10 जगह पे लगा दिया। तो ये डेफिनेटली दूसरी चीज थी जो हमारे एक असेसमेंट के हिसाब से ना कई बार हमने, जैसे मैंने और सुनील ने बहुत अर्ली ऑन हमने जयप्रकाश इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया था, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट देन जो जयप्रकाश इंडस्ट्री जो एक कॉन्ट्रैक्टर था वो 25 और दूसरी चीजों में चला गया, एंड हेंस we also lost a lot of money in the last part of our investment when we made. I just giving an example, nothing against Jayaprakash. We're very thankful that they were part of our portfolio in the early part of our journey. So I'm just saying you that is another thing which goes wrong. Third क्या होता है कि आप ना कोई ऐसे जगह पे जाके बैठ गए हैं जहां पे कि आपको एक बायस हो जाता है, नहीं ये तो अच्छा ही है, then hope becomes your strategy, hope becomes your trade. नहीं ये तो मैंने लिया है, कुछ ना कुछ करके ठीक हो जाएगा, ये मैनेजमेंट ये बोल रहा है, दूसरा इसका कॉम्पिटिटर ये बोल रहा है, सुनील भाई भी ये बोल रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। While the writing is on the wall, वो ठीक नहीं हो रहा है, quarter after quarter you see that the performance is bad and the stock price is falling. So sometime stock market में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका bias. This is a hard learned lesson which I have learned. At the end of the day, bias can be positive or negative. But when you have a positive bias, for something, जो आपके हाथ से छूटते नहीं है, in spite of the thing being very different. जैसे सपोजिंग आज मैं बोल रहा हूँ मेरे को एक कंपनी X पसंद है, अभी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उसका रिजल्ट खराब आता है, 2 क्वार्टर खराब आता है, 3 क्वार्टर खराब आता है, फिर भी मैं होप पे हूँ, पर वो मेरा बायस छूटता नहीं है जी। एंड देन यू मेक अ बिग मिस्टेक, आपका टाइम भी जाता है, आपका पैसा भी जाता है उसमें, और आप जो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो बहुत अच्छी हो सकती थी आप उससे भी वंचित रह जाते हो। जी क्या बात है, आपने तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मधु जी समझाया। अक्सर ये सुनील जी चर्चा होती है कि स्टॉप लॉसेस जो हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग में लगाए जाते हैं, आप बहुत शानदार एक पीएमएस स्कीम मैनेज करते हैं, कुछ परेशानियां आपको मधु जी ने बताई कि ऐसा ऐसा बायस होता है, कभी-कभी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मीट नहीं होती। क्या आप भी एक नॉर्मल इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस लगाते हैं? इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके रीजन है, देखो आजकल बाजार में है ना, जो वॉलेटिलिटी है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है, और दुनिया में कोई भी कंट्री में कुछ भी इवेंट होता है तो स्टॉक मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड 20-30% तो रातों रात ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो मार्च में तो पोर्टफोलियो जीरो ही हो गया होता, तो पूरा अपसाइड जो है 50-60-70% का वो भी जीरो हो जाता। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं ना, जो कंपनियां में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है उसमें जो है एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, उसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम रॉन्ग जा रहे हैं, और उसमें हम दूसरे जो समझदार इन्वेस्टर हैं उनसे पूछते हैं भाई उनका क्या व्यू है, कुछ हमने मिस किया है क्या। आई थिंक दैट इज हाउ वी ट्राई टू डू इट। तो बट एक बहुत क्लियर है, द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे आपने ये रियलाइज कर लिया कि आपने गलती की है, अगर आपने और गलती को करेक्ट कर दिया तो आपका नुकसान बचेगा, आपके पास पैसा भी बचेगा दूसरे में लगाने को, और मेन है ना फ्रस्ट्रेशन बचेगा। सी मोस्ट मेरे ख्याल से राकेश मेहता साहब बोलते हैं, मेहता साहब ही विल कम बैक। हाँ मधु जी, राकेश I will just add one point which Sunil was trying to tell. लास्ट 30 साल का मेरा भी अनुभव है कि आप जब कोई चीज गलत होते हो ना तो ह्यूमन बीइंग का एक ईगो होता है, वो बोलता मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मैंने जो थीसिस लगाया था वो कैसे गलत हो सकता है। तो यू एक्चुअली एंड अप स्पेंडिंग डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम बिहाइंड दैट ईगो, दैट नहीं यार ये तो मेरा ठीक था थीसिस। At the end of the day, market will do what it has to do,
and we also realize it in due course of time. But वो basic है, with experience you start to realize it in maybe in the very early stage of that mistake कि नहीं अभी गलती हो गई, अभी ठीक करो. तो if you see how we have also evolved in the early stage, we would have looked in denial कि नहीं हमसे गलती हो ही नहीं सकती है, हम कैसे गलती कर सकते हैं. पर then you realize नहीं गलती तो हो सकती है, और पर उस गलती को अपने बहुत दिन तक रिकॉग्नाइज नहीं किया. Maybe we are in the third phase now, wherein जैसे ही गलती होती है we are more than willing to accept it कि अब ये गलती हो गई है, अब इसको काट के बाहर निकलते हैं. जी मेहता साहब, आप हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं क्योंकि रिटेल निवेशकों से सबसे ज्यादा आप ही की चर्चा होती है. ये बताइए कितने लोग आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक बताओ या कोई अच्छी ट्रेडिंग टिप दो? मेरे ख्याल से उनको डेली एक स्टॉक चाहिए मल्टी बैगर का और डेली एक टिप चाहिए पैसा कमाने के लिए. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो सुनील जी भी बता रहे थे, मधु भी बता रहे थे, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहेवियरल अप्रोच. अगर कहीं हम गलत जाते हैं तो प्रॉफिट तो हम बहुत जल्दी बुक करते हैं और लॉस में हम आराम से वेट करते हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो कैपिटल जीरो हो जाती है. और हर कभी किसी व्यक्ति को पेशेंस बिल्कुल नहीं है. मतलब 2 रुपए मिल रहा है तो फटाक से बुक करेगा, और लॉस हो रहा है तो सोचेगा नहीं ये तो कल वापस ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा. और जब राकेश भाई वर्स्ट चीज है कि लॉस में जो एक नौसिखिया इन्वेस्टर होता है ना सर, जो हमने भी हमारी लाइफ में बहुत बार किया है, आप एवरेज करते जाते हो. 100 की चीज 50 बहुत अच्छा है, आधा हो गया अभी इसको और एवरेज कर लेता हूँ. कभी गलती से 50 वाला 25 हो गया तो बोले और एवरेज कर लेता हूँ, ये कभी तो बढ़ेगा. बट यू नो एक फंडामेंटल इवन बुकिश रूल है दैट यू नेवर एवरेज योर लूजर्स, यू ओनली बिल्ड अप ऑन योर विनर्स. जी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. और स्मॉल इन्वेस्टर सुनता भी नहीं है वो इस चीजों को, उसको लॉस प्यारा नहीं लगता. राकेश जी आपने बिल्कुल सही फरमाया. मेरे पास ट्विटर पे इतनी क्वेरीज आती हैं, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत ही जानी मानी ब्लू चिप है, और लोग उसमें एवरेज ही कर रहे हैं 200 रुपए से 110 रुपए तक, और अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की आपको धूमिल छवि दिख रही है उस कंपनी के बारे में. लेकिन ये बात बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल से एक जो अहम चीज फिलहाल बाहर निकलती हुई आई है कि पोर्टफोलियो में एवरेज नीचे की तरफ ना करें, हो सके तो ऊपर की तरफ करें अगर आपके पास पैसा फिलहाल हो. मेहता साहब 1-2 प्रश्न और, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, so that I should not miss it. You see again, you know, when you talk to all this, what you are calling Robinhood investors or retail investor, normally उनकी साइक होती है कि छोटा 10 रुपए 20 रुपए वाला कोई शेयर बताओ, you know, ताकि वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. और उसके चलते वो they always end up buying very inferior quality. You know, in हमारी लैंग्वेज में, स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में हम कचरा बोलते हैं उसको, वो उनके घर में वही आ जाता है. तो हमेशा इफ यू आर ए इन्वेस्टर ना, आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपने 10 रुपए वाली चीज ली, आपने 100 रुपए वाली चीज ली. द क्वेश्चन इज आप कौन सी क्वालिटी ऑफ कंपनी और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट खरीद रहे हैं. कभी वो 100 रुपए वाला 1000 भी हो सकता है, कभी 10 रुपए वाला भी 0 हो सकता है. तो ये नहीं है कि कोई डिनोमिनेटर अगर शेयर का कम है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है. बिल्कुल. आपने मधु जी ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा है कि आप ये समझिए कि जितनी भी क्वेरीज हमारे पास एज ए चैनल आती हैं वो सब यही कहते हैं और ये मान के चलते हैं कि 50 रुपए की चीज या 25 रुपए की चीज 250 हो जाएगी, और HDFC बैंक जैसा शेयर या HDFC जैसी कंपनी यहाँ से मल्टी बैगर नहीं बनेगी. तो इस क्लैरिफिकेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. राकेश जी, आप हम सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स से डील करते हैं, और बताइए कौन सी ऐसी 1-2 समस्या आप समझते हैं जो अति आवश्यक है और जो साइकोलॉजी में फेरबदल होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है. आज आपका चैनल भी ऑन है, लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ बैठे हैं, सब मेरे बहुत सारे जो मेरे कलीग्स हैं मेरे साथ पढ़े हुए हैं, तो वो काफी लोगों के पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं और एडवाइस भी करते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैसेज देना चाहूंगा तो ये देना चाहूंगा कि जो नया सेबी का नॉर्म्स आया है, प्लेज अनप्लेज, मेरे ख्याल से उससे काफी लोग घबरा रहे हैं. उनको घबराने की जरूरत नहीं है. ये बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म आ गया है प्लेज अनप्लेज का. बस उसमें एक ही ध्यान रखना है कि जो भी इन्वेस्टर है उसको OTP आता है, उस OTP को यूज करना है, वो OTP शेयर नहीं करना है. और एवरी इन्वेस्टर
शुड ऑप्ट दिस स्कीम एंड प्लेज अनप्लेज में चला जाना चाहिए। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि हमारा स्टॉक का क्या होगा, अनप्लेज कर दिया तो क्या, ये कहीं कोई मिसयूज नहीं हो सकता है। इतना बढ़िया सिस्टम है जो पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग यूज कर रहे हैं। मैं बताऊंगा हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। हमारा जो एक सिक्योरिटी कस्टोडियन का जो काम है वो हमारा बहुत इजी हो गया इसके जरिए और बहुत स्मूथली चल रहा है। तो ये मैसेज मैं आज आपके चैनल के थ्रू और मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर्स के थ्रू देना चाहूंगा कि एवरी स्मॉल इन्वेस्टर शुड ऑप्ट इट। जी बिल्कुल, बहुत सही फरमाया आपने। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है और आप इसमें अपने डीमैट में जरूर इसको ध्यान में रखें।